बिहार विधानसभा चुनाव 2025 दो चरणों में मतदान 6 और 11 नवंबर को वोटिंग 14 को परिणाम। चुनाव आयोग ने आखिरकार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों की घोषणा कर दी है। राज्य में इस बार मतदान दो चरणों में होगा। पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा चरण 11 नवंबर को। मतगणना की प्रक्रिया 14 नवंबर को होगी और उसी दिन शाम तक नतीजे आने की संभावना है। इस बार का चुनाव राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि यह नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही एनडीए सरकार की परीक्षा के साथ साथ तेजस्वी यादव की राजनीतिक साख के लिए भी निर्णायक होगा। चुनाव आयोग ने बताया कि बिहार विधानसभा की वर्तमान अवधि 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रही है, इसलिए पूरे चुनावी प्रक्रिया को इससे पहले पूरा करना आवश्यक था। आयोग ने त्योहारों, दीपावली और छठ के बाद चुनाव तिथियां तय की है, ताकि मतदाताओं की भागीदारी अधिकतम सुनिश्चित हो सके। दो चरणों में होगा मतदान। पहले चरण में लगभग 122 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा, जिनमें गया, औरंगाबाद, नालंदा, जमुई, भागलपुर और कटिहार जैसे जिले शामिल हैं। दूसरे चरण में 121 सीटों पर वोटिंग होगी, जिनमें पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सिवान, गोपालगंज और बेगूसराय जिले प्रमुख हैं। मतगणना 14 नवंबर को होगी और उसी दिन शाम तक परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। राज्य भर में लगभग 80,000 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे और हर बूथ पर वीवीपीएटी एवं ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। 7.6 करोड़ मतदाता डालेंगे वोट। चुनाव आयोग के अनुसार इस बार लगभग 7.6 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 3.95 करोड़ पुरुष, 3.55 करोड़ महिलाएं और लगभग 50,000 तीसरे लिंग ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। आयोग ने इस बार वोट फॉर बिहार 2025 नामक एक विशेष मतदाता जागरूकता अभियान भी शुरू किया है। प्रमुख दलों की रणनीति। राज्य में मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट के बीच रहने की संभावना है। सत्तारूढ़ एनडीए में जेडीयू के नीतीश कुमार और भाजपा बीजेपी के सम्राट चौधरी संयुक्त रूप से मोर्चा संभालेंगे। विपक्षी खेमे में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदार हैं। कांग्रेस, वाम दल और कुछ छोटे क्षेत्रीय दल महागठबंधन का हिस्सा हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इस बार का चुनाव स्थिरता बनाम परिवर्तन किनारे पर लड़ा जाएगा। एनडीए विकास योजनाओं और शासन की निरंतरता का हवाला दे रही है, जबकि विपक्ष बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार को मुद्दा बना रहा है। प्रमुख चुनावी मुद्दे। रोजगार और पलायन। युवाओं की बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षक भर्ती और सरकारी अस्पतालों की स्थिति पर विपक्ष हमलावर है। बाढ़ और आपदा प्रबंधन। दरभंगा, सीतामढ़ी और कटिहार जैसे जिलों में बाढ़ राहत योजनाएं केंद्र में हैं। महिलाओं की भागीदारी। आयोग ने महिला वोटर सप्ताह चलाने का ऐलान किया है, ताकि महिला मतदान प्रतिशत 65% तक पहुंच सके। सुरक्षा और तकनीकी इंतजाम। चुनाव आयोग ने इस बार पूरी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कई डिजिटल उपाय किए हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे और वेबकास्टिंग की सुविधा होगी। इसके अलावा सी विजिल बिहार नामक मोबाइल ऐप के जरिए आम लोग आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत सीधे दर्ज करा सकेंगे। राज्य में लगभग 10,000 अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी, ताकि मतदान निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। निष्कर्ष। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 सिर्फ सत्ता परिवर्तन का नहीं, बल्कि राज्य की राजनीतिक दिशा तय करने वाला चुनाव साबित हो सकता है। जहां एक और नीतीश कुमार के लिए यह उनकी साख का इम्तिहान है, वहीं तेजस्वी यादव और विपक्ष के लिए यह मौके को भुनाने का बड़ा अवसर है। दो चरणों में होने वाला ये चुनाव प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण और नए चेहरे भी सामने ला सकता है। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी।
नए वोटर कार्ड दिए जाने हैं। क्योंकि पहले कई दिनों तक या कई बार महीने लग जाते थे वोटर कार्ड मिलने में, इसीलिए चुनाव आयोग ने सभी एजेंसियों के साथ मिलकर ये एसओपी बनाया कि किस तरीके से 15 दिन के भीतर मतदाताओं के हाथ में इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसको सामान्यतः वोटर कार्ड कहा जाता है, वो उनके हाथ में आए। ऑफिसर्स लगभग 9.6,000, माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगभग 17.8,000, माइक्रो ऑब्जर्वर्स फॉर काउंटिंग 4,800। इसलिए जब भी 17C या वीवीपैट में मिसमैच होगा तो उन ईवीएम से रिलेटेड वीवीपैट्स की पूर्ण गिनती की जाएगी। इसी तरीके से ये भी एक मांग सभी राजनीतिक दलों की थी कि पोस्टल बैलेट्स की गिनती पहले शुरू की जाए और पहले खत्म की जाए। तो इसलिए चुनाव आयोग ने पारदर्शिता के लिए भी और इसके लिए भी, जिससे कि पोस्टल बैलेट्स पर पूर्ण ध्यान दिया जाए उनकी गिनती पर और कोई जल्दी, लगभग काफ़ी मतदाताओं के पास मोबाइल होते हैं और उनको इस बात की समस्या रहती थी कि हम मोबाइल लेके अगर घर पर छोड़ के जाते हैं तो दिक्कत होती है और लेके जाते हैं तो हम कहाँ उसको रखें, क्योंकि मोबाइल फ़ोन पोलिंग स्टेशन के अंदर अलाउड नहीं है। इसलिए एक नई व्यवस्था बनाई गई जिससे कि पोलिंग स्टेशन के कमरे के ठीक बाहर कोई भी मतदाता अपना मोबाइल फ़ोन जमा करा सकता है, अंदर जाके अपना वोट डाल सकता है और बाहर आने के बाद अपना मोबाइल लेके घर जा सकता है। हर मतदाता को नॉमिनेशन का प्रोसेस खत्म होने के बाद एक वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप दी जाती है। कई बार वो चूंकि रात इतनी हो जाती है तो उस समय कई बार सुबह डेटा भरता था। सत्य अवस्था ये है कि हर पोलिंग बूथ पर जितने वोट पड़े वो मतदान समाप्त होने पर फॉर्म 17C के तौर पर हर प्रत्याशी के पोलिंग एजेंट को दे दिए जाते हैं। डेटा एंट्री में पहले इतना समय लगता था। अभी हाल ही में जो पहले 3-4 बाई इलेक्शंस हुए उसमें हम लोगों ने इस भ्रम को भी हटाने के लिए एक नई व्यवस्था लागू की, अर्थात मतदान समाप्त होने पर मतदान केंद्र पर जो पोलिंग एजेंट्स उपस्थित होंगे उनको तो 17C दिया जाएगा, लेकिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर महोदय जो ECI नेट के अंदर जो VTR की नई ऐप होगी उसमें वो आंकड़े भर देंगे और भरने के बाद कुछ जगह ऐसा होता है जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं होती तो ऑफलाइन भी भर सकते हैं। इसीलिए जब तक वो लोग काउंटिंग सेंटर तक आएंगे पे लगाए गए राहुल गांधी हो या विपक्ष के दूसरे दल हो, SIR का भी मसला था और बिहार में भी यात्राएं निकाली गई। आप लोग का आकलन क्या है, क्योंकि आप पे भी पर्सनलाइज्ड हमले किए गए, आप लोग का आकलन क्या है, क्यों इस तरह से चुनाव आयोग पे हमले हो रहे हैं और क्या कोई अब तक विपक्ष के नेताओं ने या विपक्ष के दलों ने कोई सबूत दिया है जो वो सवाल खड़े कर रहे हैं आप लोग के समक्ष? क्योंकि पिछली ब्रीफिंग में आपने राहुल गांधी से भी 1 हफ्ते के अंदर शपथ पत्र मांगा था। सर, छठ का त्यौहार 28 तारीख को है और ये बात सच है कि हम लोग भी चुनाव सभी राजनीतिक दलों ने कहा था कि छठ के आसपास कराया जाए। तो शीघ्र अतिशीघ्र कल ही तो हम लोग बिहार से लौटे और जल्दी से जल्दी चुनाव की घोषणा हो रही है, लेकिन उसमें मिनिमम पीरियड रहता है, जैसे नोटिफिकेशन के बाद नॉमिनेशन का समय होता है, उसके बाद कन्वेसिंग का समय होता है। तो वो सब देखते हुए अगर आप शेड्यूल को देखेंगे तो शायद इसके पहले चुनाव नहीं कराया जा सकते थे। जहाँ तक बुर्का नशीन की बात हो रही है, पर्दा नशीन लेडीज की, तो आइडेंटिटी के लिए जो हमारी आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं वो हर बूथ पर उपलब्ध रहेंगी और आवश्यकता पड़ने पर उनकी चेकिंग होगी। For this, or was it as per the rules which you have specified?
जी सर, मैं सर, अर्चिस इधर। हूँ गौरव। बिजनेस स्टैंडर्ड से। मैं पूछना Archit, we'll come back to you. Just next you. सर गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ नवभारत से सर, इधर। हाँ सर, वोट चोरी का नारा बहुत तेज़ी से चला और इस बीच तमाम हाई कोर्ट्स ने उन पिटिशंस को खारिज किया जिसमें इस तरह के आरोप लगाए थे। कहीं पर लोकस नहीं था तो कहीं पर जो टाइम पीरियड था वो ख़त्म हो चुका था इलेक्शन पिटिशन फाइल करने का। ये जो आरोप इलेक्शंस ख़त्म होने के कुछ महीनों बाद निकल कर आते हैं, बिहार चुनाव को लेकर भी क्या इस तरह के आरोप अगर लगते हैं तो इलेक्शन कमीशन किस तरीके से लोगों को जागरूक कर रहा है कि इस तरह की जो पिटिशंस हैं उनको फाइल करने के लिए एक तय कानून है, तय नियम है और उसके लिए मतदाता होना जरूरी है, लोगों को एफिडेविट देना जरूरी है। ये जो भ्रम की स्थिति, क्योंकि इसके बाद आप पूरे देश में एसआईआर कराने की तैयारी में, जाहिर तौर पर कुछ मतदाताओं के नाम जुड़ेंगे, कुछ के बाहर होंगे, तो ये पूरे देश में भ्रम की स्थिति ना पैदा हो, कानूनी रूप से भी और सड़कों पर भी, इसको लेकर चुनाव आयोग क्या तैयारी कर रहा है। दूसरा सर सवाल यह है कि कल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत की बेंच पर एसआईआर की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई है। इलेक्शन कमीशन की इस सुनवाई के दौरान जो है वो कोर्ट ने ये भी कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम पूरी इस प्रक्रिया को भी ज़रूरत पड़ने पर वैध या अवैध करार दे सकते हैं। अभी चूंकि सुनवाई सब जुडिस है तो क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या इलेक्शन कमीशन मानता है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसे अंतिम मुहर सुप्रीम कोर्ट से एक तरह से मिल चुकी है जो बिहार में पूरी प्रक्रिया हुई है? सर, इधर मेरा नाम रविंद्र है। मैं ये पूछना चाहता था कि आपने कहा कि 2 फेजेस में चुनाव होगा। अगर पिछले 20-25 साल का देखें तो 2005 में 4 फेज में था, 2010 में 6 फेज, 2015 में 5 फेज फिर से, और 2020 में 3 फेज था। If you can share with us what were the considerations to reduce it to just 2 phases, and if it's been reduced to 2 phases, why not 1 phase? Thank you. सर, इधर सर, मेरा नाम रविंद्र सिंह शोरान है, मैं एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूँ। सर, मेरा सवाल ये है कि इलेक्शन को निष्पक्ष कराना आपके लिए एक चुनौती है। पहला आपका इलेक्शन है सीईसी के तौर पर, तो आपको शुभकामनाएं। लेकिन उससे भी बड़ा जो चुनौती है वो साख का संकट है कि इलेक्शन कमीशन की जो साख है वो इस वक्त बहुत स्टिक पे है, और ये केवल क्वेश्चन पॉलिटिकल पार्टीज और चुनाव आयोग के बीच का नहीं है, जनता के बीच में भी ये सवाल उठ रहा है। उसको आप लोग कैसे उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे? क्योंकि आमतौर पर लगता है इलेक्शन कमीशन सवालों के जवाब दे नहीं रहा है जो जनता जानना चाहती है, एक बात। और दूसरी बात ये अभी जो restrict yourself to one question, please. There are others also waiting. जी एमसीसी लागू होने के बाद के 10,000 रुपए जो दिए गए हैं पॉलिटिकल जेडीयू और बीजेपी ने, उस पर आप लोग कुछ, उसके पहले जो दिए गए हैं, या उस पर भी आप लोग कुछ चेक करेंगे? सर, मैं अश्विन कुमार सिंह, एनडीटीवी से। सर, एक पहला सवाल ये था, जब आप लोग कमीशन गया वहाँ पे आपने इंडिविजुअली पॉलिटिकल पार्टी से मीटिंग की, क्या किसी भी पार्टी ने आपके सामने एसआईआर पर अपनी चिंताएं व्यक्त की आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल जो फाइनल पब्लिश हुआ उसके बाद भी? क्या किसी ने ऑब्जेक्शन रेज किया? और दूसरा सर, इसी में जुड़ा हुआ था कि आधार कार्ड को 12वां दस्तावेज जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला, उसके बाद से क्या इलेक्शन कमीशन को ये डेटा दे सकता है कि कितने इलेक्टर्स का इंक्लूजन सिर्फ आधार के बेसिस पे हुआ है? ठीक। ये बात सच है कि अब बिहार के जो चुनाव हैं उनकी फेजेस कम होते होते 2 हो गए। इसके कई कारण हैं। मतदाताओं की जागरूकता, सीएपीएफ की अवेलेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर का असेसमेंट और चुनाव आयोग और उसके कर्मियों की कार्यक्षमता में बढ़ोतरी। ये सारे फैक्टर्स देखते हुए 2 फेज में चुनाव कराना उचित भी लगा, और ये भी लगा कि इससे चुनाव कराने में भी सबको सरलता होगी। जहां तक चुनाव आयोग और मतदाताओं के बीच का संबंध है, मतदाताओं को चुनाव आयोग पर पूरा भरोसा है। 7.5 करोड़ 42 लाख बिहार के मतदाता चुनाव आयोग के साथ खड़े हुए हैं, और चुनाव आयोग को भी मतदाताओं पर पूर्ण भरोसा है कि वो इस चुनाव को सफल बनाएंगे। एसआईआर की प्रक्रिया
बहुत ही पारदर्शी तरीके से शुरू हुई और पारदर्शी तरीके से समाप्त भी हुई। बीच में कुछ धारणाएं बनती चली गई और जो धारणाएं बनती चली गई वो लोगों को जब उसकी सत्यावस्था का पता लगा तो सब लोग चुनाव आयोग से जुड़ते चले गए। और जैसा मैंने अभी कहा, 7,42,00,000 बिहार के मतदाता चुनाव आयोग के साथ खड़े हैं और चुनाव आयोग भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। आधार कार्ड की जो बात है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए कि आधार कार्ड 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में लिया जाएगा, लेकिन वो नागरिकता का प्रमाण नहीं होगा। सेक्शन 9 आधार एक्ट का ये कहता है कि आधार कार्ड न तो नागरिकता का प्रमाण है, न जहां आप रहते हैं उसका प्रमाण है। 2023 से पहले कई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए जिसमें यह निर्णय दिया गया कि आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण भी नहीं है। अर्थात कुल मिला के अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के अनुसार, आधार एक्ट के अनुसार, आधार डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण नहीं है, जहां आप रहते हैं डोमिसाइल उसका प्रमाण नहीं है और सिटीजनशिप का प्रमाण नहीं है। आधार आपकी पहचान का प्रमाण है। जहां तक आर्टिकल 326 की बात है, संविधान का आर्टिकल 326 ये कहता है कि आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, आप भारत के नागरिक होने चाहिए और आप उस पोलिंग स्टेशन के आसपास रहने वाले होने चाहिए। तो इन तीनों शर्तों की जो पात्रता है जो संविधान में लिखी है वो आधार कार्ड से पूर्ण नहीं हो पाती। आधार कार्ड पहचान का प्रमाण पत्र रह जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में चुनाव आयोग ने आदेश भी जारी किए और उसका पूर्णतः पालन भी हो रहा है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके ये क्लिक से हमें मिलती है नई प्रेरणा।